हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता चला है कि हमारा प्लैज कोर्स चल रहा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, दोनों चैप्टर को एक साथ लेंगे। ओके, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और जो हमने अकाउंटिंग 12th क्लास में की थी वैसी अकाउंटिंग यहाँ पर नहीं करनी है, शॉर्ट ट्रिक से हमें सीखना है और इस वीडियो को हम बहुत आसानी से सीख लेंगे, इस चैप्टर को बहुत आसानी से। जो भी क्वेश्चंस इंशाल्लाह आएंगे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेंचर्स की कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेंचर्स क्या हैं। ओके, व्हाट आर द डिबेंचर्स, ठीक है। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं डिफाइन होती है, सबसे पहले कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं डिफाइन होगी। जो मीनिंग निकल कर आता है डिबेंचर का, वो मीनिंग दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 30 में। कहाँ पर दे रखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 30। कहाँ पर? ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। ओके, ये ICA भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, पूरा लिख देते हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के किसमें दे रखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अंदर। तो डिबेंचर्स क्या है? इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। क्या है ये? एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। इट इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, इट इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स। इसके अंदर क्या होते हैं? डिबेंचर स्टॉक्स होते हैं और बॉन्ड्स भी उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो क्या है? इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ओके, कंपनी इस पे क्या करती है? अपनी कॉमन सील लगा देती है। क्या लगा देती है कंपनी? अपनी कॉमन सील, ताकि ये पता रहे भाई ये इस कंपनी ने डिबेंचर इशूड किए हैं, इस डेट में किए, इस पर्सन को किए, इस रेट पर किए हैं और इसका रिडेम्पशन इतने टाइम पीरियड के बाद होगा और किस पर होगा? एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा, वो सारी चीजें गिवन होती है, ठीक है। एंड डिबेंचर इज अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये क्या कर सकते हैं हम? इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये मीनिंग है किसका? डिबेंचर का। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। अब डिबेंचर्स के टाइप्स देखने के कितने टाइप्स के, जैसे शेयर्स में देखे थे ना, प्रेफरेंस और इक्विटी, यहां पर भी हमें टाइप्स देखने। तो कभी कभी कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहला कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है। पहला हमारा है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहला है हमारा वो है कन्वर्टेबल, ओके, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब वो डिबेंचर्स जो क्या हो सकते हैं? फुल्ली इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब वो है वो डिबेंचर्स जो पूरे के पूरे इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, पार्टली हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो आता है वह सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा आता है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स कौन कौन से? तो सबसे पहला है सिक्योर्ड। क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर। उसके बाद क्या है? अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में क्या डिफरेंस है? व्हेन कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन प्रोसेस, जब भी कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस पे जाएगी तो सबसे पहले किसको पेमेंट करती है? सिक्योर्ड लोन। चाहे वो सिक्योर्ड लोन डिबेंचर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, कोई भी हो, सबसे पहले पेमेंट उनका होगा। अनसिक्योर्ड वालों को जो बच जाता है तब किसको मिलेगा? अनसिक्योर्ड वालों को मिलेगा, ठीक है। तो ये डिबेंचर सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तीसरा है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा व्यू है? किस? रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है रिडीमेबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का दूसरा नाम होता है परपीचुअल, ठीक है। परपीचुअल का मतलब कंटिन्यूअस, ओके, कि इसका कोई डेट नहीं है पेमेंट करने की, कब इसका रिडेम्पशन होगा। ओके, रिडीमेबल कौन से है? कि इसका टाइम पीरियड होता है कि कंपनी इन डिबेंचर्स को इतने टाइम पीरियड के बाद क्या कर लेगी? रिडीम कर देगी। और इररिडीमेबल का मतलब है ये परपीचुअल है, कोई इनकी डेट स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफिक डेट नहीं है कि किस डेट में ये रिडीम होंगे। जब कंपनी इशूड करती है डिबेंचर्स तो एक किसी का टाइम पीरियड बता दिया, हम इसको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद रिडीम करेंगे, तो वो कौन से होते हैं? रिडीमेबल। और जिनका कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करती कंपनी, वो कौन से होते हैं? इररिडीमेबल, वो परपीचुअल कहलाते हैं। और परपीचुअल को हमने कंपनीज में भी देखा था कंटिन्यूअस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर हो गया? अब आपको करना क्या है? शेयर्स वाले चैप्टर से बिल्कुल रिलेट है ये चैप्टर, जहां पर हमने यूज किया था शेयर कैपिटल। ओके, डिटेल में बहुत नहीं समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके हो। जहां पर आपने लिखा था शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल की जगह हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डिबेंचर। तो शेयर कैपिटल को रिप्लेस कर देंगे, शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे किससे? परसेंटेज डिबेंचर से। किससे कर देंगे? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। किससे कर देंगे? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट से। तो शेयर कैपिटल में भी फेस वैल्यू आती थी। कौन सी वैल्यू आती थी? फेस वैल्यू। और परसेंटेज डिबेंचर में भी कौन सी वैल्यू आएगी? फेस वैल्यू आएगी। ये भी क्रेडिट होता था, ये भी क्रेडिट होगा, ठीक है। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। ओके, जहां पर आप लिखते थे ना शेयर एप्लीकेशन,
या शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, लिखते थे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये सब लिखते थे। तो शेयर को रिप्लेस करके क्या लिखना है यहाँ पे, डिबेंचर्स लिखना है। क्या लिखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल, ठीक है, ये रिप्लेस करना है आपको। शेयर कैपिटल को रिप्लेस करना है किससे, परसेंटेज डिबेंचर से, और शेयर को किससे रिप्लेस करना है, डिबेंचर से। ओके, क्लियर हो गए। अब जैसे शेयर्स इशूड होते थे ऐसे ही डिबेंचर इशूड होते, लेकिन डिबेंचर की ये खास बात है कि डिबेंचर जो इशूड हो सकता है ना, वो डिबेंचर इशूड हो सकता है एट पार पे हो सकता है डिबेंचर इशूड, ठीक है, एट प्रीमियम हो सकता है डिबेंचर इशूड, इवन एट डिस्काउंट भी हो सकता है। ओके, डिबेंचर एट पार भी होता है, प्रीमियम भी होता है और एट डिस्काउंट भी, बट शेयर्स में ये दो चीजें लिमिटेड है, शेयर्स में ये दो चीजें ही लिमिटेड है। ओके, हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशूड नहीं करते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़कर हम कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशूड नहीं कर सकते। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिबेंचर्स, उसके लिए तीन चीजें हैं, पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। ओके, और एक चीज याद रखना, जनरली अगर हम देखें क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो प्रीमियम और डिस्काउंट ये दोनों चीजें किस पे मिलेंगी, अलॉटमेंट पे। किसके ऊपर होती है, अलॉटमेंट के ऊपर। ओके, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो प्रीमियम और डिस्काउंट मेनली किस पे होगा, वो अलॉटमेंट की एंट्री जब हम करेंगे तब होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब जैसे जैसे आप एंट्री शेयर्स में करते थे, सेम एंट्री डिबेंचर्स में करनी, तो वो आपको मैं समझा नहीं रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं हम कंसीडरेशन अदर देन कैश की। कंसीडरेशन अदर देन कैश में क्या करना होता है, जहां हमें निकालना होता था इश्यू ऑफ शेयर्स, क्या निकालना होता था हमें, इश्यू ऑफ शेयर्स, वहां पर निकालेंगे हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कि कितने डिबेंचर्स इशूड होंगे। तो कैसे निकालेंगे, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशूड प्राइस, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। और परचेज कंसीडरेशन किसके बराबर होता है, क्रेडिट परचेज के। परचेज कंसीडरेशन किसके बराबर होता है, क्रेडिट परचेज के बराबर होता है। परचेज कंसीडरेशन किसके इक्वल होगा, क्रेडिट परचेज के इक्वल होगा। अब इशूड प्राइस में यहां पे क्या हो सकता है, अभी आपको बताया था कि डिबेंचर्स में एट पार भी हो सकता है, ठीक है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और एट डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये तीनों तरीके से हमारे डिबेंचर्स क्या हो सकता है, इशूड हो सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर परचेज कंसीडरेशन क्या है, वो क्रेडिट परचेज है। जितने सपोज करिए 10 लाख और 5 लाख रुपए की कोई मशीन है, या ऐसे ले लेते हैं हम 1,50,000 की एक क्या है, एक मशीन है, 1,50,000 की एक मशीन है, ठीक है। 15,000 पेड कर दिया हमने 15,000 क्या कर दिया, पेड कर दिया, ठीक है। एक शेयर है 10 रुपए वाला, इशूड हो रहा है, 10 रुपए वाला शेयर इशूड हो रहा है कितने पर, एट 10% डिस्काउंट। किस पर हो रहा है, 10% के डिस्काउंट पर, ठीक है। हमें यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने क्रेडिट में कितना खरीदा, 1.5 लाख में से मैंने 15,000 तो पेमेंट कर दी। कितना उधार खरीदा मैंने, 1,35,000 का। कितने का, 1,35,000 का। शेयर डिबेंचर कितने का है, 10 रुपए का। कितने पर इशूड हो रहा है, 10% के डिस्काउंट पर हो रहा है, 9 रुपीज पर क्या हो रहा होगा, इशूड हो रहा होगा। तो 9 रुपीज डिनोमिनेटर में, तो 9 1 जा 9, कितना बचा 4, 9 5 जा 45। कितने डिबेंचर्स हो गए, 15,000। कितने डिबेंचर्स हो गए, 15,000 डिबेंचर्स हो गए। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, अगर करना है तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कितना अमाउंट किस एंट्री में आएगा। तो सबसे पहले हमने एक मशीन खरीदी, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट कितने की खरीदी, 1,50,000 की। मशीन तो 1,50,000 की है, मशीन कितने की है, 1,50,000 की है पूरी, ठीक है। 2 हमने क्या करा, हम देखो यहां पर मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, हम कैश की एंट्री यहीं पे कर देते हैं। हमारे पास से कैश कितना चला गया, 15,000 रुपए। तो इसका मतलब हमने उधार में कितना खरीदा, वेंडर से, वेंडर से कितना खरीदा हमने उधार में, 1,35,000। कितना खरीदा, 1,35,000 रुपए का, ठीक है। अब वेंडर को पेमेंट करनी है, तो वेंडर को पेमेंट कैसे करेंगे, वेंडर्स अकाउंट DR कितना, 1,35,000, ठीक है। 2 परसेंटेज डिबेंचर, और ये परसेंटेज क्या बताता है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये फिक्स्ड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एंड इट इज चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। इवन इन केस ऑफ लॉस वी हैव टू पे दिस डिबेंचर इंटरेस्ट। लॉस के केस में भी हमें डिबेंचर इंटरेस्ट क्या करनी है, पेमेंट करना है। तो ओके, कितने डिबेंचर्स इशूड करने हैं, कितने डिबेंचर इशूड करने हमें, 15,000। ओके, कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू। बताया था आपको कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितनी है, कितनी है फेस वैल्यू, 10 रुपए। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 1.5 लाख। अगर हम एंट्री में देखें तो 15,000 का डिफरेंस है, तो क्या होगा, क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट है,
डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है, वो पूरा, वैसे तो हम MCQ करेंगे तो मैंने लिखा नहीं है। ओके, कितने डिबेंचर्स थे? 15,000। और कितने का डिस्काउंट था? 1 रुपया। 1 रुपया कहाँ से आया? 10 रुपये का 10% कितना होता है? 1 रुपया। तो 1 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 15,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है जनरली, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताइए कितने इशूड होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा। तो बच्चे यहाँ पर 1,35,000 करके आ जाते हैं, तब क्या आएगा? कितना? 1,50,000 ही आएगा, क्योंकि कौन सी वैल्यू आती है? हमेशा फेस वैल्यू को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करते हैं। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा और साथ के साथ ये नोट्स बनाते जाएं आप लोग। ओके, बाकी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारे नोट्स मिल जाएंगे। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो ऐप है उस पर टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, आप वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, कुछ हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिनमें डिस्काउंट हमने ऑफर किया है। ओके, और हमें फॉलो करने के लिए स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करें यासिर अली क्लासेस के नाम से। ओके, यासिर अली क्लासेस का है। और मुझे अगर आपको फॉलो करना है तो आप यासिर अली CS, ओके, ये मेरी आईडी है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, अब देखिए कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, कोलेटरल क्या होता है जरा समझना। देखिए कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जब हम अपनी प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा, जब हम अपनी प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा कुछ एडिशंस में और कुछ इशूड करें, उसी को बोलते हैं डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सपोज करिए आपके पास, आपने एक लोन लेना है, 50 लाख रुपीस का एक लोन लेना है, तो आपने 50 लाख की एक लैंड को मॉर्टगेज कर दिया। तो बैंक या आपका जो भी लेंडर है वो क्या कहेगा आपसे? ठीक है, कि भाई मुझे इस लैंड के अलावा भी कुछ एडिशंस में चाहिए। तो एडिशंस में आपने क्या इशूड कर दिया? अपनी कंपनी के डिबेंचर इशूड कर दी, उसी को क्या बोला जाता है? डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आपकी लैंड को बेचकर लेंडर के पास 50 लाख रुपीस नहीं आए तो आपके डिबेंचर्स को क्या कर देगा? बेच देगा, अपना अमाउंट क्या कर लेगा? वहां से रिकवर कर सकता है। इसी को बोलते हैं डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और इसकी अकाउंटिंग के 2 तरीके हैं। एक तो है बैलेंस शीट अप्रोच, ठीक है, और एक हमारा है एंट्री अप्रोच, जर्नल एंट्री अप्रोच, है ना। बैलेंस शीट अप्रोच, एंट्री अप्रोच। अब देखो इसमें से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्री अप्रोच पे पूछा जाता है कि जब डिबेंचर इशूड होते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? तो याद रखिएगा एंट्री क्या पास करेंगे। ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, हम ये एंट्री पास करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब हाँ, एक चीज और याद रखना, बैलेंस शीट में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ लोन का अमाउंट आता है। क्या आता है? लोन का अमाउंट आएगा। सपोज करें हमने 10 लाख रुपीस का लोन लिया था, तो हम बैलेंस शीट में सिर्फ कितना रिकॉर्ड करेंगे? 10 लाख रुपीस। लेकिन इस 10 लाख रुपीस के लिए हमने 12 लाख रुपए के डिबेंचर इशूड करें। क्या करें? 9% वाले 12,000 डिबेंचर इशूड करें @100 ईच। ठीक है, तो 12,000 100 रुपए वाले 9% वाले। सो इसका मतलब हमने कितने के डिबेंचर इशूड करे? 12 लाख रुपए के। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 12 लाख ही आएगा। लेकिन बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा? सिर्फ लोन की एंट्री में कितना आएगा? 10 लाख रुपीस। आई होप इतना क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो डिबेंचर इशूड फॉर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, कि रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिबेंचर्स को इशूड किया है तो उसके अलग अलग 6 केसेस होते हैं। कितने केसेस हैं उसके? 6 केसेस को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल साथ के साथ आप लोग नोट करते चलें, और अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। ओके, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ओके, चल देखो, सबसे पहला है हमारे पास डिबेंचर इशूड। बच्चे कहते हैं सर थोड़ा बड़ा लिखिए, क्या लिखते लिखते फिर अपने आप ही छोटा हो जाता है। डिबेंचर इशूड एट पार, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। कि डिबेंचर इशूड भी हो रहा है पार पे और रिडीम भी किस पर हो रहा है? पार पे। ठीक है, क्या पहला केस। अब इसके लिए एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर इशूड करके पैसा आएगा, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यही तो एंट्री होगी। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर सकते हो आप। हाँ, ओके, जब गिवन ना हो फेस वैल्यू तो हम कितनी मान लेंगे? 100 मान लेंगे, तो 100 हमने मान ली। ओके, रिडीम भी किस पर हो रहा है? 100 रुपीज पर।
तो डिबेंचर एप्लीकेशन को कैंसिल करेंगे तो सिर्फ अकाउंट ऐसे ही ओपन कर लिया था, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 100, कहाँ पहुंचा देते हैं इसको, शेयर कैपिटल की जगह क्या बताया था, परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट कितना 100 रुपीज़। ये हो गया पहला केस, ठीक है, सिंपल सा है, इस पर कभी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ओके, दूसरा है डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। और याद रखना रिडीम तो मैंने बताया था या तो पार पर ही होगा या फिर प्रीमियम पर ही होगा। डिबेंचर ऑर्डर ये नहीं है कि आपसे फ्यूचर में एक तो उसने पैसा भी दिया और आप उसको डिस्काउंट में पेमेंट करो। पहली एंट्री क्या होगी, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जब गिवन नहीं है तो कितना मानेंगे हम, 100 ही मानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 100, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू कितना 100 रुपये, किस पर रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम का मतलब क्या है, ओके, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। अब प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन मान लेते हैं 10% है तो कितना हो गया 10 रुपये। तो प्रीमियम पे कर रही है कंपनी, तो जितना प्रीमियम पे कर रही है कंपनी को उतना क्या हो रहा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने का, 10 रुपए का। अभी याद रखें कभी कभी ये अकाउंट पूछ लेता है कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन कौन सा अकाउंट है, तो याद रखना इट इज अ पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल में भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल में भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। और एक बार क्वेश्चन ये भी आया है, अगर आप प्रीवियस ईयर में चेक करो कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन किसके इक्वल होता है, तो जितने का प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन है उतने का क्या होता है, लॉस ऑन इश्यू होता है। ओके, तो प्रीमियम पेबल किसके बराबर होता है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन इज इक्वल्स टू लॉस। ओके, किसके बराबर होता है, लॉस के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब ये भी याद रखें, ओके, हमने यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू क्यों लिखा है, हमने लॉस ऑन रिडेम्पशन क्यों लिखा, क्योंकि रिडेम्पशन पे तो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो लॉस ऑन रिडेम्पशन होना चाहिए। वो इसलिए नहीं लिखा स्टूडेंट क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है, भाई आपके जो लॉसेज या एक्सपेंसेस होने वाले ना फ्यूचर में, तो उनको आप आज ही मान लो। तो जब कंपनी ने डिबेंचर्स को क्या किया होगा, इश्यूड किया होगा, तभी सोचा होगा कि इनका रिडेम्पशन हम किस पर करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे। तो जब प्रीमियम पर करेंगे तो सोचा कब तक, इश्यूड के टाइम। इसलिए यहाँ पे लॉस भी किस नाम से रिकॉर्ड किया रहेगा, लॉस ऑन इश्यूड के नाम से। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो। ओके, अब मैं और एक और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बाकी तो 6 केसेस हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। अब यहां पे दोनों चीजें आ गई, ठीक है, डिस्काउंट भी आ गया और जब रिडीम एट प्रीमियम में तो लॉस भी आ गया, तब क्या एंट्री होगी, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट, तो डिबेंचर तो 100 का था लेकिन किस पे इशू हुआ है, डिस्काउंट पे मान लेते हैं 10% का डिस्काउंट है, तो कितने रुपए आए होंगे, सिर्फ 90 रुपीज। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 90 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 90 रुपीज। टू परसेंटेज डिबेंचर कौन सी वैल्यू आएगी, हमेशा फेस वैल्यू, ये याद रखना, कितनी है फेस वैल्यू, 100 है ना। प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो टू प्रीमियम पेबल क्या आ जाएगा, टू प्रीमियम पेबल, ठीक है, कितना 10 रुपए का, मान लेते हैं 10 रुपए, 10% पे हो रहा है, तो जितने का प्रीमियम होते का क्या बताया था आपको, लॉस ऑन इश्यू कितना, 10 रुपए, ठीक है। उसके अभी देखो एंट्री तो बराबर नहीं हुई, क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू कितना, डेबिट कितना, 10 रुपए। अभी एंट्री क्या हो गई, बराबर हो गई। अभी याद रखना ये दोनों है क्या, ये दोनों ही क्या है, लॉस है। क्या है, दोनों ही क्या है, लॉस है, ठीक, ये दोनों ही लॉस है। आगे इनके बारे में बताऊंगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, लास्ट केस ये है, डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। ओके, अब आपका होमवर्क ये होगा, जब ये वीडियो एंड होगी तो आपका पता है होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क ये होगा, मैंने बताया था 6 केसेस हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी 2 आपको बताने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। अब देखो प्रीमियम डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, 100 रुपये का डिबेंचर प्रीमियम पे इशूड होगा, तो मान लो 10 रुपये का प्रीमियम में 10% के हिसाब से, ओके, तो कितना हो गया 110, रिडीम हो रहा होगा 120 पर। तो सबसे पहली एंट्री हम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110, ठीक है। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 110 टू परसेंटेज डिबेंचर कौन सी वैल्यू बताओ जल्दी से, यस, फेस वैल्यू कितना 100, और टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 10 रुपए का, 10 क्योंकि 10 रुपए का प्रीमियम है। 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम पेबल कितना 10 रुपए। तो जितने का प्रीमियम होता है उतने का क्या होता है लॉस ऑन इश्यू, क्या होता है लॉस ऑन इश्यू कितने का 10 रुपए का। तो ये चारों केसेस क्लियर हो गए, चारों केसेस क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें। ओके थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके चलिए, सो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा 2 केसेस हमारे कौन से होंगे, एंट्रीज आपको करके बतानी है, ठीक है। और क्वेश्चंस करते रहिए, पढ़ते रहिए, कभी भी एंट्रेंस आपका हो सकता है। ओके बहुत से बच्चों ने तो अभी शुरू ही नहीं किया, बोले जब डेट आएगी हम तब शुरू करेंगे। ओके चलो एंट्रेंस तो होगा आपका। ओके चलो देखो नेक्स्ट आता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, देखो कैसा राइट ऑफ करते हैं। अब देखना भाई हमारे पास डिस्काउंट और लॉस दोनों कौन से अकाउंट है नॉमिनल, कौन से अकाउंट है नॉमिनल। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट दोनों को क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। अभी एंट्रीज में हमने देखा था डेबिट करते हैं। जब इनको राइट ऑफ करेंगे क्या करेंगे इनको राइट ऑफ, तो डेबिट चीज को राइट ऑफ कैसे किया जाएगा क्रेडिट से, कैसे किया जाएगा क्रेडिट से। और अगर आपको याद हो हमने सेक्शन 52 की गाइडलाइंस पढ़ी थी। सेक्शन 52 की गाइडलाइंस क्या कहती थी कि हमारा जो एसपीआर है ना सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो 5 चीजों के लिए यूटिलाइज हो सकता है, जिसमें से एक चीज थी टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो हम एसपीआर को यूज कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं एसपीआर को यूज कर सकते हैं। ओके अगर एसपीआर नहीं है तो फिर किससे करेंगे एसओपीएल से करेंगे, मतलब फ्री रिजर्व से। किससे करेंगे फ्री रिजर्व से, वो जनरल रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो अब राइट ऑफ करना है तो ये तीनों प्रॉफिट है, ओके प्रॉफिट का पार्ट है, तो तीनों का नेचर क्या होता है क्रेडिट। इन तीनों से ही हम क्या करेंगे राइट ऑफ। ओके तो राइट ऑफ का मतलब इन्हें क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी एसपीआर अकाउंट डेबिट, ओके एसओपीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके क्लियर हो गया, बताओ यहां तक क्लियर है सबको। चलो तो हमने अभी तक देखा, हमने एक पार्ट देख लिया, कौन सा ये जो चैप्टर हमारे 2 चैप्टर है हमने कौन सा देख लिया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या देख लिया हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब हम क्या देखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसी वीडियो में हम इसका भी पार्ट देखेंगे, ठीक है। चल और देखो जब पसंद आया करे ना वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है हमें, ओके। और ज़रूर बताया करो कमेंट सेक्शन में भाई क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। चल अब देखेंगे हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो बात करते हैं रिडेम्पशन की। तो रिडेम्पशन का मीनिंग होता है रीपेमेंट। क्या होता है रिडेम्पशन का मीनिंग रीपेमेंट, ओके। किसका रीपेमेंट, जो हमने डिबेंचर इशूड किए थे जिनसे पैसा लिया था, अब उनको पैसा क्या करने का टाइम आ गया रीपे करने का टाइम आ गया। तो कैसे रीपे करेंगे भाई प्रिंसिपल तो देंगे ही देंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस क्या देंगे उनको इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी उनको क्या करनी पड़ेगी हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेथड्स होते हैं इसके, ओके मेथड्स के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ओके रिडेम्पशन के। एक तो होता है लमसम मेथड। कौन सा मेथड लमसम का मतलब एक साथ इकट्ठा, है ना। एक होता है हमारा ड्रॉ ऑफ लॉट्स, इंस्टॉलमेंट्स भी बोलते हैं इसको, ड्रॉ ऑफ लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। 2 स्पेलिंग होती है इसकी, एक एल भी होता है एक डबल एल भी होता है, ठीक है। तीसरा कन्वर्जन, तीसरा कौन सा होता है कन्वर्जन मेथड, कि हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन मार्केट, क्या है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब क्या है, ओपन मार्केट का मतलब क्या है यहाँ पे, ओपन मार्केट का मतलब है यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज की, ठीक है, ओके सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें यहाँ पे। तो लमसम मेथड, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, कन्वर्जन और ओपन मार्केट। तो होता क्या बेसिकली, अब इन पे एंट्रीज तो पूछता नहीं है क्वेश्चन क्या पूछता है वो समझना, कि आपको अगर रिडेम्पशन करना है, आपको क्या करना है रिडेम्पशन करना है, तो आपको जिस साल रिडेम्पशन करना है आप क्या करो DRR क्रिएट कर लो। क्या कर लो एक रिजर्व क्रिएट कर लो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस का कितना
25%। कितना? आउटस्टैंडिंग बैलेंस का कितना? 25%। अब क्या क्रिएट कर लो? DRR क्रिएट कर लो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो एक चीज पूछ लेते हैं कि DRR कहां से क्रिएट होता है? DRR क्रिएट होता है SOPL से। तो एंट्री पास होती है SOPL अकाउंट डेबिट टू DRR। क्या होती है? SOPL अकाउंट डेबिट टू DRR। एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ये जो DRR है ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? जनरल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री पास होती है DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। स्टूडेंट्स, मैं आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, ओके? ठीक है, जितना पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है, मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, ओके? कि मैं सारी एंट्रीज आपको बताऊं वो मैटर नहीं करता। यहां पर शॉर्ट चीजें चलती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स से, ठीक है? चलो, वरना तो कंपनीज अकाउंट में कई दिन लग जाया करते थे, आपको पता है, वरना 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा यहाँ पर तो, है ना? ओके, तो DRR कितना क्रिएट करना होता है? 25%, ठीक है? लेकिन अगर रिडेम्पशन इज टोटली आउट ऑफ प्रॉफिट हो, रिडेम्पशन इज टोटली आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर रिडेम्पशन टोटली क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो हमें DRR जो क्रिएट करना है वो कितना क्रिएट करना होता है? 100%। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां पर कितना करना है? जनरल केस में 25%। अगर रिडेम्पशन टोटली आउट ऑफ प्रॉफिट है तो कितना करते हैं? DRR क्रिएट 100%। क्या करेंगे? DRR क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ यहां तक? चलो देखो, अब होता क्या है बेसिकली, अब होता क्या, यहां पर तो एक साथ इकट्ठा पेमेंट कर देंगे, एक साथ, ओके? एप्लीकेशन के साथ ही एक ही एंट्री में खत्म हो जाएगा। यहां पे ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब क्या है भाई? आपने 50,000 डिबेंचर्स का डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, ओके? 5 बार में करना है, तो इसका मतलब 5 बार में करना है, तो हर साल कितने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करोगे? 10,000 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करोगे, ठीक है? हर साल 10,000 रिडेम्पशन का, हर साल, है ना? ओके, तो ये होता है हमारा क्या? ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ठीक है? उसके बाद आता है कन्वर्जन। हम क्या कर सकते हैं? इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिबेंचर्स को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर्स में क्या कर सकते हैं? इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रेश किसमें कर सकते हैं? फ्रेश डिबेंचर्स में ही कर सकते हैं, ओके? फिर है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? जिन डिबेंचर होल्डर्स को हमने डिबेंचर इशूड किए थे, मतलब हम का मतलब कंपनी, तो अब उनको पैसे की जरूरत है। कंपनी ने कहा हम इसका पेमेंट 10 ईयर्स के बाद करेंगे। इसका रिडेम्पशन कब करेंगे? 10 ईयर्स में, 10 साल जब हो जाएंगे तब करेंगे हम, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स। लेकिन जो एक डिबेंचर होल्डर था उसको पैसे की नीड हुई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स, ओके? तो कंपनी ने उसको इशूड किया था 100 रुपए का एक डिबेंचर। अब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी उसको हर साल इंटरेस्ट तो उसका देती रही, अब उसको पैसे की जरूरत है बहुत ज्यादा सख्त। तो क्या करेगा वो? किसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज में, ठीक है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज में, ठीक है? वो क्या कर देगा? अपने डिबेंचर्स को सेल कर देगा। तो जब जरूरत है तो जरूरत में क्या करेगा? 100 रुपए से कम, मान लो उसने 94 रुपीज में बेच दिया। अब ये बात कंपनी को पता चली कि उसका डिबेंचर मार्केट में आ चुका है ना, 94 रुपीज में। तो कंपनी क्या करेगी? अपना कुछ ब्रोकरेज यहाँ पे देगी किसी को, ठीक है? ओके, कमीशन देगी, ब्रोकरेज देगी, और 1-2 रुपए महंगा खरीद लेगी, मतलब 97 में खरीद लिया। तो इसका मतलब क्या है? 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी को कितने का पड़ा? 97 रुपीज का। तो 3 रुपए कंपनी को गेन हो गया। तो वो गेन कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं उसको? कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आ गई? तो जिस साल कंपनी रिडेम्पशन करती है उस साल, ओके, ऑन और ऑफ बिफोर, ठीक है, या तो 30 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल से पहले क्या क्रिएट करती है? DRI। क्या करती है? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए DRI क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्या है? कंपनी क्या कहता है भाई? कंपनी लॉ एक हमारे ऊपर अपर कैप लगा दी, कंपनी लॉ ने कुछ प्रोविजंस बना दिए कि भाई जिस साल आपको रिडेम्पशन करना ना, उस साल आप कुछ पैसा उठा के रख दो, हमारी गवर्नमेंट की स्पेसिफिक सिक्योरिटीज खरीद लो, ओके? उन सिक्योरिटीज में क्या कर दो? उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? उन्हीं को DRI बोला जाता है। अब जिस साल आप रिडेम्पशन करते हो उस साल उन सिक्योरिटीज को बेच देना, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकैश कराना। क्या बोलते हैं उसको? इनकैश कराना। तो इससे देखो क्या फायदा होगा? इससे एक तो क्या होगा भाई, आपके पास एक पैसा आपने अलग उठा के रख दिया जितने का आपको रिडेम्पशन करना है, ओके? उसके बाद क्या होगा? जहां आपने इन्वेस्ट करा उन इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। उन इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? उनको ऊपर रिटर्न मिलेगा, ठीक है? सो यहां तक हमने देखा स्टूडेंट कि हमने डिबेंचर्स को कैसे इशूड करा और डिबेंचर्स को कैसे रिडीम किया। कैसे डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, क्या उनके मेथड्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपको समझाया। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ एक आध क्वेश्चन मिलता है तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर शेयर करें। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखते रहें, आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा।
ठीक है। और हमारे टेस्ट, हमारे नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे ऐप पर जा सकते हैं, यासर अली क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर दीजिए प्ले स्टोर से, पावर्ड बाय क्लास प्लस, ठीक है, पावर्ड बाय क्लास प्लस। ओके, सो अगर स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।